आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्मृति। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री राम शर्मा। तो इस चैप्टर में लेखक अपने बचपन की उस घटना के बारे में बताता है जब वो केवल 11 साल का था और उसके बड़े भाई ने उससे कुछ इम्पॉर्टेंट चिट्ठियों को डाकघर में डालने के लिए भेजा था और उसने गलती से उन चिट्ठियों को एक पुराने कुएं में गिरा दिया था। तो उन चिट्ठियों को उस कुएं से निकालने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या मुश्किलें हुई, उन सभी का ज़िक्र लेखक ने यहाँ पर किया है। लेखक यहाँ यह भी समझाना चाहता है कि बचपन के वो दिन कितने ख़ास थे और वो उन दिनों को बहुत याद करता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो लेखक यहाँ पर 1908 में घटित एक घटना का वर्णन कर रहा है। उस समय बहुत ही कड़ी सर्दी पड़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। यानी कि बेर जो होते हैं ना, वही वो तोड़कर खा रहा था कि तभी गांव के पास से एक आदमी ने लेखक को ज़ोर से आवाज़ लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहा है, इसलिए उसे जल्दी ही घर लौट जाना चाहिए। लेखक उस आदमी की बात सुनकर अपने घर की ओर चलने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। लेखक के मन में अपने बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर था कि वो अब घर जाएगा तो उसे मार पड़ेगी, इसलिए वो उदास सा घर की ओर जा रहा था। दुखी मन के साथ वो घर की ओर जा रहा था। जब लेखक ने भाई साहब को आंगन में पत्र लिखते हुए पाया तब उसके मन से पिटने का डर जो है वो दूर हो गया। तो जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के बड़े भाई साहब ने देखा तो भाई साहब ने उन दोनों से कहा कि उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं उनको ले जाकर मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आओ। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत तेज़ी से जाना जिससे शाम की डाक में उनकी चिट्ठियाँ निकल जाएं, ताकि ये चिट्ठियाँ जल्दी से वहाँ पहुँच जाए जहाँ भेजना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी। वो दिन जाड़े के दिन यानी कि ठंडी के दिन तो थे, साथ ही साथ ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कँप भी लग रही थी, यानी कि वो दोनों ठंड के मारे काँप रहे थे। लेखक और लेखक के भाई ने कानों को धोती से बांधा, यानी उन्होंने एक धोती लिया और अपने कानों को धोती से बांध लिया। लेखक की माँ ने उन दोनों को रास्ते में खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने एक धोती में बांध दिया, यानी कि उनकी माँ ने एक धोती में कुछ भुने हुए चने यानी कि पकाए हुए चने धोती में डाल दिए ताकि वो रास्ते में खा सके। तो दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से ही उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफ़ल से भी नहीं करता। यानी कि उस समय लोगों को डंडे से इतना प्यार था कि आज के समय में लेखक को उतना प्यार राइफ़ल यानी कि गन से भी नहीं है। लेखक कहता है कि न जाने कितने सांपों को उसने उस डंडे से मारा था। चिट्ठियों को लेखक ने अपने टोपी में रख लिया था क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेब नहीं थी। उछलते कूदते बहुत ही जल्दी गांव से 220 गज यानी कि 200 मीटर दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावना काला सांप गिरा हुआ था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की टोली पूरी तरह बंदर की टोली कही जाती थी, यानी कि लेखक अपने पूरे ग्रुप के साथ मक्खनपुर पढ़ने जाया करते थे, तो उनका जो ग्रुप था उसे बंदर का ग्रुप कहा जाता था। अपनी टोली यानी कि अपने ग्रुप की शरारतों के किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहता है कि एक दिन लेखक और लेखक की टोली स्कूल से लौट रहे थे
कि उनको कुएं में पंजे के बल उचक्कर झांकने की सूझी, यानी कि उन सभी के मन में आया कि एक बार कुएं में देखे, झांके यानी कि देखना। लेखक ने कुएं में झांक कर यानी कि देख कर एक पत्थर फेंका, क्योंकि उनको जानना था कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसकी आवाज़ यानी कि पत्थर की आवाज़ को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आवाज़ की गूंज को कुएं में सुनने की सोची, परंतु कुएं में जैसे ही पत्थर गिरा वैसे ही एक फुसकार आवाज़ सुनाई पड़ी, यानी कि किसी सांप की आवाज़ सुनाई पड़ी। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय लेखक और लेखक के साथी यानी कि उनके जो फ्रेंड्स थे हर दिन अब कुएं में पत्थर डाला करते थे। लेखक कुएं में पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर आगे बढ़ा, यानी कि जब वो अपने छोटे भाई के साथ मक्खनपुर जा रहा था डाकघर में चिट्ठियां पहुंचाने, तो उस वक्त भी वो कुएं की तरफ आगे बढ़ा पत्थर फेंकने के लिए। छोटा भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे बड़े हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल पड़ता है। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया, परंतु लेखक पर जो बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि उस समय जो घटना घटी उस घटना के कारण लेखक को यह भी याद नहीं कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, पत्थर सांप को लगा भी या नहीं। तो ऐसी क्या घटना थी जिसकी वजह से लेखक जो है वो एकदम से शॉक हो गए, उनको झटका सा लग गया। तो ये घटना थी कि टोपी को हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने का भय और घबराहट से रोने का उफान आता था, यानी कि लेखक एकदम दुखी हो गए और उनके मन में पिटने का डर आ गया और घबराहट में वो रोना चाहते थे। लेखक की पलकें उसके भीतरी भाव को रोकने का प्रयास कर रही थी, यानी कि वो अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उसके गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे, यानी कि उसके आंखों से आंसू निकल ही जाते थे। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए, उसे छाती से लगाए और प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ तो फिर से लिखी जा सकती है, रोने की कोई बात नहीं। लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दे और घर जाकर यह झूठ कह दे कि वे दोनों चिट्ठी डाल आए, पर उस समय लेखक झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक कहता है कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। लेखक की परेशानी भी दूर हो गई, क्योंकि लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया था, यानी कि उन्होंने ठान लिया था कि वो कुएं में घुसकर चिट्ठियों को बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही भयानक निर्णय था, बहुत ही डरावना विचार था, क्योंकि नीचे कुएं में भयंकर काला सांप था। परंतु लेखक कहता है कि जो मरने को तैयार हो उसे किसी भी भयानक चीज़ से क्या डर। लेखक कहता है कि उसका छोटा भाई रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का मतलब यह है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह सांप के काटे जाने से मर जाएगा। लेखक को कुएं में जाने के लिए रस्सी की ज़रूरत थी और उनके पास अपने कपड़ों को ही रस्सी बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक धोती लेखक की, एक छोटे भाई की, एक वह जिसमें लेखक की माँ ने चने बांधे थे, दो वह जो ठंड से बचने के लिए कानों में बंधी हुई थी। सब धोतियाँ मिलाकर 5 धोतियाँ थीं। उन सबको और कुछ कुएं के पास पड़ी रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई, यानी कि कुएं की गहराई के हिसाब से काफ़ी थी वे सभी। लेखक कुएं में धोती के सहारे जाने लगा तो उसका छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि लेखक कुएं से नीचे उतरते ही सांप को मार देगा
और लेखक को यह विश्वास भी था कि वो नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। तो इस विश्वास का कारण ये था कि इससे पहले भी लेखक ने बहुत सारे सांप मारे थे। लेखक कहता है कि जब वह कुएं में उतर रहा था और जब कुएं के धरातल से वह 4-5 गज ऊपर होगा, यानी कि जब कुएं की ज़मीन है उससे 4-5 गज ऊपर होगा, यानी कि कुछ मीटर्स ऊपर होगा, तब लेखक ने ध्यान से नीचे देखा। लेखक ने जो देखा उसे देखकर लेखक हैरान हो गया। कुएं के धरातल यानी कि ज़मीन पर सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ था और कुएं की ज़मीन से 1 हाथ ऊपर हुआ लहरा रहा था, यानी कि अपना फन फैलाकर वो बैठा हुआ था और अपना फन हिला रहा था। फिर लेखक कहता है कि जो सांप है वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेखक को कुएं के बीचों बीच ही उतरना था, क्योंकि लेखक की जो रस्सी थी, यानी कि उन्होंने जो धोती से रस्सी बनाई थी, वो बीचों बीच लटक रही थी। लेखक कहता है कि ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, सांप को मारने के लिए कुएं में उतरना ही था। लेखक को एक उपाय सूझा। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए अपने पैरों को कुएं के बगल में लगा दिया, यानी कि कुएं की जो दीवार थी वहीं पर उन्होंने अपने पैर को रख दिया और दोनों हाथों से धोती को वो पकड़े हुए थे। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस मिट्टी पर हमला किया। लेखक के जो पैर थे वो दीवार से हट गए और लेखक का जो पैर है वो लटकने लगा। इससे लेखक को यह फ़ायदा हुआ कि उन्होंने सांप की दूसरी तरफ जाने का जो तरीका है वो उन्हें पता चल गया। लेखक ने झूल कर अपने पैर को कुएं के दीवार से लगाए और कुछ धक्के देने के साथ ही वो अपने शत्रु यानी कि सांप से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। लेखक और सांप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। लेखक कहता है कि सांप को आंखों द्वारा सुनने वाला कहा जाता है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते, तो कहा जाता है कि जो सांप है वो आंख से सुनता है। लेखक कहता है कि उस परिस्थिति में वह स्वयं भी, वो खुद भी आंखों से ही सुनने वाला हो रहा था, क्योंकि उसकी बाकी की इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, यानी कि उसका जो बाकी का शरीर है वो काम नहीं कर रहा था डर के मारे। लेखक कहता है कि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है जिसमें वो घुमाया जा सके। एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना था, यानी कि किसी तोप के सामने जाकर खड़े होने जैसा था। यदि सांप का जो फन है या उसके पास का जो हिस्सा है वो ना दबा तो फिर वह सांप पलटकर ज़रूर काटता। तो यहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जो लेखक है वो गलती से अगर फन या उसके आसपास के हिस्से को वो दबा नहीं पाया तो जो सांप है वो पलटकर उसे काट देगा। और अगर हिम्मत करके लेखक फन के पास दबा भी देता, यानी कि उसका जो फन है उसे दबा देता, तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को वो कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ एकदम सांप के पास पड़ी हुई थी और एक लेखक की ओर थी। लेखक तो चिट्ठियाँ लेने ही कुएं में उतरा था। अब तक सांप ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। तो लेखक के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो सांप को मार दे या फिर वो सांप को परेशान ना करे। इसलिए लेखक कहता है कि पहला तो लेखक की शक्ति के बाहर था, यानी कि सांप को मारना वो पॉसिबल नहीं था, उसके बस की बात नहीं थी। मजबूर होकर लेखक को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। लेखक कहता है कि जैसे ही उसने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी को डंडे से बढ़ाया, वैसे ही सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप की फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। यानी कि जब सांप ने फुकार मारी तो उसका जो जहर है वो डंडे पर गिर गया।
लेखक के भाई को लगा कि लेखक की सांप के काटने से मौत हो गई है। तो लेखक को सांप के काटने से जो होने वाला दर्द और लेखक से बिछुड़ जाने यानी कि उससे दूर हो जाने के ख्याल से ही लेखक के छोटे भाई के कोमल हृदय को धक्का लगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही डर गया। भाई के प्यार के ताने बाने को चोट लगी, यानी कि वो एकदम डर गया कि कहीं वो अपने भाई को खो ना दे। उसकी चीख निकल गई, यानी कि डर के मारे वो चिल्ला देता है, अर्थात वह बहुत ज़्यादा डर गया था। लेखक ने दोबारा फिर से उसी तरह से लिफाफे को उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से वार किया और इस बार वह डंडे से चिपट ही गया। लेखक ने दोबारा फिर से उसी तरह से लिफाफा यानी कि चिट्ठी उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से वार किया और वो इस बार डंडे से लिपट गया। जब लेखक ने डंडे को अपनी ओर खींचा तो लेखक और सांप की जो स्थिति थी वो बदल गई, यानी कि लेखक सांप की जगह पे पहुंच जाता है जहां पर सांप बैठा हुआ था और सांप लेखक की जगह पर आ जाता है, क्योंकि सांप जो है वो डंडे से लिपटा हुआ था। लेखक ने जल्दी से लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, उसने उठा लिए और उन चिट्ठियों को धोती के किनारे बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। लेखक को डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बहुत परेशानी हुई, यानी कि वो जो सांप उनके डंडे से लिपटा हुआ था तो अब वो डंडे के पास ही जाकर बैठा हुआ था, तो उनको अपना डंडा उठाने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेखक कहता है कि चिट्ठियाँ मिल जाने के बाद अब ऊपर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे यानी कि केवल अपने हाथ के सहारे ही बिना पैर के इस्तेमाल किए 36 फुट यानी कि 36 फुट ऊपर चढ़ना लेखक से अब नहीं हो सकता था। अब लेखक 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता है, यानी कि वो 15-20 फुट अपने सिर्फ हाथों के सहारे ही ऊपर चढ़ सकता है, अपने हाथों से ही ऊपर चढ़ सकता है। परंतु उस समय 11 वर्ष यानी कि 11 साल की अवस्था में लेखक केवल हाथों के सहारे पैरों के बिना इस्तेमाल किए 36 फुट चढ़ा, यानी कि 36 फीट ऊपर वो अपने सिर्फ हाथों के सहारे ही चढ़ गया। शरीर को अच्छी तरह साफ करके धोती कुर्ता पहन लिया। किशनपुर के एक लड़के ने लेखक को कुएं से बाहर आते देख लिया था। उस लड़के से लेखक ने बहुत आग्रह किया, यानी कि रिक्वेस्ट किया कि वह कुएं वाली घटना वो किसी से ना कहे। यह सब करने के बाद वो लोग आगे चले गए। सन 1915 में लेखक ने मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद यह सारी जो घटना थी वो अपनी माँ को सुनाई। नम आँखों से माँ ने लेखक को अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छिपा लेती है। लेखक अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हुआ कहता है कि वे कितने अच्छे दिन थे। राइफल यानी कि गन, तो लेखक कहते हैं कि उस समय राइफल नहीं होती थी, गन नहीं होती थी, डंडा होता था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम आश्चर्यजनक और भयानक नहीं होते थे। यानी कि डंडे से शिकार करना भी कम आश्चर्यजनक यानी कि कम सरप्राइज़ और भयानक वाली बात नहीं होती थी। यानी कि डंडे से शिकार करना भी एक आश्चर्यजनक और भयानक वाली बात होती थी।